पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस फेकिंग के अंकल आ गए थे। इसके साथ ही उनके बीच बहस हो गई थी तो भागे। इस पार्ट की शुरुआत में मिस फेकिंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन दोनों को लड़ने से रोक देते हैं और कहते हैं हमें अंदर जाकर इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो थोड़ी देर तक अपना मुंह बनाते हैं। उसके बाद वो आखिरी में जाकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी कमरे में आ गए थे। दूसरी तरफ हम मिस लू को देखते हैं जो कि उसकी तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि मिस फेकिंग का कोई जवाब नहीं, वो काफी इम्प्रेसिव है। और इसी तरह वो मिस फोकिंग की तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से इधर देखते हैं जहाँ पर वो लोग बात करके आ गए थे। इसके साथ ही मिस फोकिंग के फादर उसे समझाते उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अभी के समय यंग हो, तुम्हारे चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद मिस फोकिंग वहाँ पर कुछ कहना चाहती थी परंतु वो कुछ कहती नहीं। फिर उसके फादर उससे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इधर मिस फेकिन अपने फादर की बातों को सुनने के बाद इसके लिए तैयार हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर लुहेंजी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मुझे अपनी कल्टीवेशन पे और भी तेज से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के बहस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बाहर के लोग अगर हाथ मिलाकर चूप मैंसन पे अटैक करें तो चूप मैंसन एक सेकंड में तबाह हो जाएगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना होगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई मिस पे अटैक करे तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सोचने के साथ ही उसका ध्यान जाता है उस ट्री पे जहाँ पर एक लीव आया था, लेकिन वो लीव भी वहाँ से जल्दी हट जाता है जिस वजह से वो और भी परेशान हो चुका था। तभी उसकी नजर जाती है उस ट्री के नीचे वाली साइड पे जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस वजह से लू हेनजी अपनी इस पावर की मदद से वहाँ पर एक सील लगा देता है ताकि उस ट्री के अंदर से एनर्जी रिलीज ना हो, और ऐसा करने की वजह से उस ट्री पे कई सारे लीव आ जाते हैं। लेकिन अब तक लू हेनजी की एनर्जी लॉस हो चुकी थी जिस वजह से वो बेड पे आते हुए अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास अभी एनर्जी नहीं बची है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने बेड पर सो जाता है। कुछ समय बाद लू हेंगजी को एहसास होता है कि उसके शरीर पे पानी की बूंदें गिर रही है जिस वजह से वो अपनी जगह से उठता है। तब वो देखता है कि मिस लू रो रही है। इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, और इसके साथ ही मिस लू ये भी बताती है कि तुम पिछले एक दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले थे और जब मैं आई तो मैंने देखा कि तुम बेहोश हो। इसके साथ ही तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी काफी कम हो चुका था। और फिर मिस पोंगफे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, तो तुम इतनी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद वो जाती उससे कहती है अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि एल्डर लेडी ने मुझे कुछ काम दिया है, इसलिए मुझे सीमित समय पे उसे पूरा करना होगा। और इसके साथ ही मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगली बार तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का कम ही इस्तेमाल करना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। इधर अब हम लू हेंगजी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है मैंने इन दोनों को काफी चिंता में डाल दिया, लेकिन मुझे अगर अपने आप को और भी पावरफुल बनाना है तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लू हेंगजी बाहर आया हुआ था अपने कुछ काम को करने के लिए, और इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने काफी दिनों से डेनियल को नहीं देखा, आखिर डेनियल क्या कर रहा होगा। ये कहते हुए लू हेंगजी आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे नजर आता है कि डेनियल सामने बैठा हुआ है, इसलिए लू हेंगजी उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। इधर डेनियल भी लू हेंगजी को देखकर काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगा, और इसी तरह उन दोनों में डिस्कशन चालू हो जाता है। इसके साथ ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहीं से जा रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे स्पिरिचुअल वाइन चाहिए और स्पिरिचुअल फ्रूट, मुझे नहीं पता आखिर वो दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे। आसपास के इलाके में मैंने स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट को ढूंढने की कोशिश की थी परंतु वो मुझे नहीं मिला। वो ये चीज काफी धीमी आवाज में कह रहा था, लेकिन हमें पता है कि लू हेंगजी काफी आसानी से किसी की भी बात सुन सकता है, इसलिए उसने ये बात सुन ली। अब उस व्यक्ति की इन बातों को सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है अभी के समय मेरे पास स्पिरिचुअल वाइन भी मौजूद है, इसके साथ ही स्पिरिचुअल फ्रूट भी, लेकिन मैं अगर इस व्यक्ति के सामने जाता हूँ तो ये व्यक्ति मुझे एक लिमिटेड प्राइस देगा, लेकिन मेरे पास एक अच्छा उपाय है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं काफी आसानी से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो डेनियल के कानों में कुछ कहता है। इसके साथ ही वो कहता है मैंने जैसे तुम्हें कहा वैसे ही करना। अब इधर लू हेंगजी की बातों को सुनने के बाद डेनियल भी तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गया था, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ एंड होता है।
इस पार्ट की शुरुआत भी उसी पर्सन से होती है। अंशुकी आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने आसपास की दुकान चेक कर ली है लेकिन मुझे स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं मिल रही है। तभी डेनियल वहां पर आने के साथ ही कहता है, आसपास के जितने भी स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट थी वो सभी बिक चुकी है और मेरे पास खुद भी काफी कम है, इसलिए अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास आ सकता है। ये सुनने के साथ ही वो व्यक्ति तो काफी खुश हो गया था, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ता है उससे पहले वहाँ पर ली होंगजी आ गया था। उसके आने के साथ ही उससे सवाल करता है, स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट कितने के हैं? ये दोनों मुझे चाहिए। ये सुनने के साथ ही डेनियल कहता है, ये 30 कॉइंस के हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो क्योंकि अब पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है। ये सुनने के बाद ली होंगजी इसके लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी वो पर्सन भी वहाँ पर आ जाता है। जो कि आने के साथ ही उससे कहता है, ये फ्रूट मुझे चाहिए, जिस पर लू होंगजी कहता है कि नहीं, इसे मैंने खरीद लिया है इसलिए तुम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन लू होंगजी के वर्ड पूरे होते उससे पहले उस व्यक्ति ने 70 कॉइंस उसकी तरफ उछाल दिए थे। इसके साथ ही वो कहता है, इस बैग के अंदर पूरे 70 कॉइंस है, तुम गिन लेना। ये कहने के बाद वो स्पिरिचुअल फ्रूट और वो स्पिरिचुअल वाइन को लेकर वहाँ से चले जाता है। इधर लू होंगजी तो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही कहता है, हमने काफी अच्छा कमाया है। और फिर एक बार डेनियल से कहता है, जैसा मैंने तुमसे कहा था एक बार फिर से वैसे ही करो और पूरे मार्केट में जितने भी स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट है उन सभी को खरीद लो, ताकि अगर किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट की जरूरत हो तो वो हमारे पास आए। ये सुनने के बाद डेनियल भी ऐसे ही करता है। अब दूसरी तरफ हम उस पर्सन को देखते हैं। अंशुकी जाते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने सही समय पे उसे खरीद लिया, भले ही मुझे इसके बदले उससे प्राइस काफी ज्यादा देना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था कि आज रात डिनर पे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं जिसकी स्वागत में किसी भी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए। और कुछ समय बाद हम डेनियल को देखते हैं। अंशुकी लू होंगजी ने जैसा कहा था उसने सारे मार्केट के सारे स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट खरीद लिया और एक जगह उन सभी को रखते हुए वो अपने मन में कहता है, ये काफी हार्ड था। ये कहने के साथ ही वो अपने माथे को पसीने को पोंछता है। अब उसकी मेहनत को देखने के बाद लू होंगजी भी उसकी तरफ थम्स अप करता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुमने काफी अच्छा किया। और फिर वो अपनी आवाज को तेज करते हुए सभी से कहता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल फ्रूट के बॉक्स को बेच रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो सिर्फ 40 कॉइन में ले सकता है, क्योंकि अब तक कई सारे लोगों को पता चल चुका था कि किसी ने स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट को खरीद लिया है और इसलिए अब मार्केट में नहीं है। और इसीलिए जब वो इसकी बातें सुनते तो सभी काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही उसके पास आ जाते हैं और कुछ ही समय के अंदर उसके सारे बॉक्स बिक गए थे। और कुछ समय बाद वो झू मैंशन में वापस आ गया था, जहाँ पर आने के साथ ही वो अपने मन में कहता है, आज मैंने 1300 कॉइंस कमाए हैं। और जब डेनियल का मास्टर देखेगा तो वो काफी खुश होगा। इसके साथ ही वो डेनियल को कुछ इनाम भी देगा, क्योंकि डेनियल ने काफी अच्छे दाम पे प्रॉफिट करवाया है। वो अभी इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर मिस लू आ गई थी, जो कि आते के साथ ही उससे कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये कहने के साथ ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो कहती है, तुम मेरे पीछे आओ। और अगले समय में मिस फोकिंग को देखते हैं, जो कि उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुमने क्या किया है आज, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें डांटूंगी नहीं। और आज आपने जो किया है ऐसा लगता है कि बिजनेस में आपका टैलेंट काफी अच्छा है। इधर लू होंगजी अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि याओ सेन मेरा सीक्रेटली तौर पे पीछा कर रहा था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओ सेन मेरा पीछा करेगा, लेकिन अगली बार से मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा। तभी मिस फुकिंग कहती है, जैसा कि आपका दिमाग बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे मैंशन से रिलेटेड कुछ काम को संभाले और ये काम और बिजनेस से रिलेटेड होंगे। और फिर याओ सेन आगे बढ़ने के साथ ही उसे बताने लगता है आखिर लू होंगजी को क्या करना है। वो उससे कहता है, जू मैंशन के रिसोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊंची पोजीशन पे मिस फुकिंग के फादर है, दूसरी तीसरे पे उसके भाई और मिस फुकिंग है। और इसके बाद याओ सेन बताने लगता है आखिर मिस फुकिंग के अंडर क्या क्या चीजें आती है। अब पूरी बातों को सुनने के बाद वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है, हमारी एल्डर लेडी के अंदर तो कई सारी चीजें आती है। इसके साथ ही याओ सेन उसे ये भी बता देता है आखिर उससे क्या करना है। और आखिरी में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, अगर तुमने अच्छा खासा सब कुछ किया तो मिस तुम्हें इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए दे देगी, लेकिन अगर तुम इसमें फेल होते हो तो तुम जैसा अभी कर रहे हो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही लू होंगजी इसके लिए तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही वो कहता है, आज से पहले मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मिस ने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूँ। याओ सेन कहता है, ठीक है, फिर तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, तुम्हें 1 महीने के अंदर हमारे 10% बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाना होगा। लू होंगजी से कहने के बाद वो मिस फुकिंग की तरफ पलटता है। इसके बाद वो उससे आगे लेते हुए उससे कहता है, मिस फुकिंग अब मैं जाना चाहता हूँ। इस चीज के लिए मिस फुकिंग भी तैयार हो गई थी। वो कहती है, आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसने लू होंगजी को यहीं पर रोक लिया था, जो बात याओ सेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट वो क्या ही कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में मिस फुकिंग लू होंगजी को याओ सेन के बारे में बता रही थी, आखिर किस तरह से याओ सेन हमारे बिजनेस को संभालता है। पर मिस फुकिंग की पूरी बात सुनने के बाद लू होंगजी को एहसास होता है कि याओ सेन उनके साथ धोखा कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे याओ सेन पूरी तरह से धोखेबाज साबित हो सके, और मैं बिना किसी प्रूफ के मिस फुकिंग को ये सब नहीं बता सकता, नहीं तो उल्टा मैं ही
फंस जाऊंगा। ये सब सोचते हुए लू हेंगजी मिस फुकिंग को कुछ भी नहीं बताता। जब लू हेंगजी अपने मन में ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम मिस फुकिंग को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए लू हेंगजी से कहती है, ये तुम्हारा सर्वेंट टोकन है। ये कहते हुए उसने अपने स्टोरिंग से एक टोकन को बाहर निकाल लिया। फिर मिस फुकिंग उस टोकन को लू हेंगजी को देते हुए कहती है, इस टोकन की मदद से तुम बाकी फैमिली से आसानी से डील कर पाओगे। और इसी तरह से कुछ समय तक उन दोनों में कुछ समय तक बातें होती रही, जिसके बाद लू हेंगजी मिस फुकिंग की ओर देखते हुए उससे कहता है, आपने जो मुझको जिम्मेदारी दी है मैं उसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। फिर अगले सीन में हम कुछ सर्वेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी एक जगह पर खड़ी हुई थी, साथ ही वो आपस में बातें कर रही होती है कि आखिर उन सभी को क्यों बुलाया गया है। उसके बाद हम मिस कोंग फेई को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए उन सभी को बताने लगती है इसका रीजन। जबकि दूसरी तरफ हम लू हेंगजी को देखते हैं, जिसने अपने ड्रेस को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे ये पोजीशन अगले 1 महीने के लिए मिली है, इसलिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेटर बनाना होगा। उसके बाद ही मैं अपने काम को आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा, नहीं तो मिस फुकिंग ने जो मुझ पर विश्वास दे रखा है वो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए लू हेंगजी उन सभी सर्वेंट के सामने आते हुए कहते हैं, अगले 1 महीने के लिए आप सभी मेरे अंडर काम करने वाले हैं और आप सभी को इस चीज के बारे में पहले से पता चल चुका होगा। और अगर आप सभी चाहे तो मैं हमेशा के लिए आप सभी का इंचार्ज बन सकता हूँ और इस चीज के लिए आप सभी को पहले से ज्यादा मेहनत करना होगा। साथ ही अगर आप पहले से ज्यादा काम करते हैं तो मैं आप सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने एक बॉक्स को निकाल लिया, जिसके बाद लू हेंगजी उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये कहते हुए लू हेंगजी ने उस बॉक्स को ओपन कर दिया, जिसके अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ सभी सर्वेंट गिफ्ट का नाम सुनते ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लू हेंगजी अपने काम के पहले ही दिन उन सभी के लिए गिफ्ट लेके आएगा। इसीलिए वो सभी सर्वेंट्स आपस में बातें करने लगे। जबकि हम लू हेंगजी को देखते हैं, जो अपने गिफ्ट को आगे करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये गिफ्ट पसंद आएगा। ये कहते हुए उन सभी के सामने कर दिया। जैसे उन सभी ने आगे बढ़कर स्पेशल फ्रूट को देखा, उसी समय वो सभी पूरी तरह से सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो सभी फ्रूट काफी अच्छी क्वालिटी की थी। तभी लू हेंगजी एक एक करके सभी को फ्रूट देने लगा, जिस वजह से तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही उन सभी को समझ में आ चुका था कि लू हेंगजी अब तक के उनके सभी मास्टर से काफी ज्यादा अच्छा है। तभी लू हेंगजी सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है, हम इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आखिर आप कैसे स्पिरिचुअल फ्रूट को ले पाओगे, यानी कि आपको स्पिरिचुअल फ्रूट को लेने के लिए क्या करना होगा। और अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि आप इन सभी स्पिरिचुअल फ्रूट को नहीं ले पाओगे तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए काफी आसान है। फिर लू हेंगजी अपने पॉइंट पे आते हुए कहता है, अगर आप सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए तो आप सभी को पहले से ज्यादा वर्क करना होगा, यानी कि काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, जिसके बाद ही आप सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेंगे। जैसे कि अगर आप पहले एक दिन में 2 बार अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे तो आपको हर दिन अब 3 बार अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप इन स्पिरिचुअल फ्रूट को ले पाओगे। और पहले से आप जितना ज्यादा आप काम करोगे उसी तरह से आपको ये स्पिरिचुअल फ्रूट दिए जाएंगे। लू हेंगजी के इन शब्दों को सुनने के बाद तो सभी सर्वेंट काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तभी हम 2 सर्वेंट को देखते हैं, जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या सच में अगर हम पहले से ज्यादा जितना काम करते हैं उतना ज्यादा हमें स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा, क्योंकि अगर सच में हमें काम करने पर ये स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा तो हम पहले से भी ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि ये सभी स्पिरिचुअल फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी मदद से हम अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही इन स्पिरिचुअल फ्रूट के काफी ज्यादा फायदे हैं। ये सब कहते हुए वो सर्वेंट काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अब दूसरी तरफ हम लू हेंगजी को देखते हैं, जो सभी की तरफ पलटते हुए सभी से कहता है, अगर आप सभी अगले 1 महीने तक काफी अच्छे से काम करते हैं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस को अप्लाई कर दूंगा, जिस वजह से आप जैसा हमेशा काम करोगे उस हिसाब से आपको स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा। ये कहते हुए लू हेंगजी मिस कोंग फेई की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर मेरा टास्क कैसा है, यानी कि मेरा आइडिया कैसा है। जिस पर मिस कोंग फेई कहती है, आपका आइडिया सचमुच काफी अच्छा है, इसीलिए हम सभी आपके बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे। सीन शिफ्ट कर हम पीछे की साइड कुछ सर्वेंट को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे, क्या सचमुच हमारी मैम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लू हेंगजी कहता है, आप सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी से पहले मैंने मैम से इस चीज के बारे में बात कर ली है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा, उस बात के लिए मैम भी तैयार हो चुकी है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि काम करने के बाद आपको स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं मिलेगा। और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए प्रॉमिस भी किया है, इसलिए हमारी मैडम अपनी प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। और आप सभी के ज्यादा काम करने की वजह से हमें फायदा मिलता है तो ये रूल फ्यूचर में भी लागू होंगे। ये सुनने के बाद तो सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो गए, और ये रूल फ्यूचर में भी लागू हो उसके लिए आप सभी को काफी अच्छे से काम करना है। लू हेंगजी की इन बातों को सुनने के बाद 2 लेडीज आपस में बात करते हुए कहती है, सचमुच ये काफी अच्छा है, इस रूल की वजह से हम सभी को काफी अच्छे से फायदा होगा। इसी तरह से कुछ समय बात करने के बाद वो सभी उस जगह से चले गए। उन सभी के जाते ही लू हेंगजी मिस कोंग फेई को ग्रीट करते हुए कहता है, क्या मैंने सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल किया या फिर मुझसे कोई गलती हुई है। ये सुनने के बाद मिस कोंग फेई और उसके बाजू वाली लेडी हंसने लगती है, तुम हमारे सीनियर हो इसलिए हम तुमसे ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं। जिस पर लू हेंगजी उन दोनों सिस्टर से काफी पोलाइट होकर बात करते हुए कहता है, आप दोनों सिस्टर की वजह से ही मैं इस मैटर को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया, और आपकी वजह से मैं इस जू मेंशन में आ पाया हूँ, और आप दोनों काफी समय से जू फैमिली में काम कर रहे हैं, जिस वजह
वजह से आप सभी इन सभी को काफी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैंने इन सभी का आपको इंचार्ज बनाया है। ये सुनने के बाद मिस कोंगफई कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुमने हमें करने के लिए काफी बड़ा टास्क दिया है जिसे हम कुछ भी करके कंप्लीट जरूर करेंगे और हमसे जितनी मदद हो सकती है हम तुम्हारी उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम इस टास्क के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। मिस कोंगफई की इन बातों को सुनने के बाद तो लू हेंगजी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए लू हेंगजी उन दोनों से कहता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से मेरा काफी काम आसान हो चुका है और अगर आप दोनों मेरी मदद नहीं करते तो मेरे लिए काम काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, पर आप दोनों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए लू हेंगजी उनके सामने ग्रीट करता है। जबकि लू हेंगजी की बातों को सुनने के बाद तो उन दोनों सिस्टर के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होकर हम इन तीनों से कुछ दूरी पे मास्टर जाओ को देखते हैं, जो ये चीज देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि लू हेंगजी ने आने के साथ ही सभी को गिफ्ट देकर सभी को अपनी साइड कर लिया था और मास्टर जाओ को इस चीज की चिंता हो रही थी कि लू हेंगजी अपने मिशन को कंप्लीट न कर ले, यानी कि लू हेंगजी एक महीने के अंदर ज्यादा मुनाफा ना कमा ले, क्योंकि अगर लू हेंगजी ने एक महीने के अंदर उसने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो उसकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, यानी कि वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा और उसकी पोजीशन उसके एक सर्वेंट को मिल जाएगी, यानी कि लू हेंगजी को। जो बात सोचते हुए मास्टर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने गुस्से में अपने हाथों को बीस लिया। आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लू हेंगजी को देखते हैं जो अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था, साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था मिस फुकिंग से मिलने के बाद मुझे समझ में आया वो काफी टैलेंट होने के साथ ही काफी चालाक भी है, इसीलिए मिस फुकिंग को पहले याओसिन पर शक हो चुका होगा कि वो उनकी फैमिली को धोखा दे रहा है, इसलिए उन्होंने उनकी पोजीशन मुझे दे दिया और उन्होंने याओसिन की पोजीशन मुझ पर काफी भरोसा करके दिया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं मिस फुकिंग को बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। और मुझे हिसाब किताब करने पे मुझे मालूम हुआ याओसिन काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को चोरी कर रहा था, पर अब मेरे आने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ ही जो भी स्पिरिचुअल फ्रूट बच जाएगा उन स्पिरिचुअल फ्रूट को मैं सर्वेंट में बांट दूंगा, जिससे वो और भी हार्ड वर्क करेंगे। जब लू हेंगजी इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तभी मिस वुई और मिस कोंगफई उस जगह पे आ गई। उन दोनों को देखते लू हेंगजी उनसे सवाल करता है क्या आपने सभी सर्वेंट को स्पिरिचुअल फ्रूट दे दिया, जिस पर मिस यू आगे बढ़ते हुए कहती है हमने सभी के काम के हिसाब से उन सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट दे दिया। ये सुनने के साथ ही लू हेंगजी काफी खुश हो चुका था, साथ ही वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है आप दोनों सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप दोनों मेरी काफी मदद कर रही है। ये कहते हुए उसने अपने पास से एक बॉक्स को निकाल लिया जिसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद थे। तभी लू हेंगजी उन दोनों को स्पिरिचुअल फ्रूट देते हुए कहता है मैं आप दोनों सिस्टर पे काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, इसीलिए इन स्पिरिचुअल फ्रूट को मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा हूँ। ये कहने के साथ ही लू हेंगजी ने उन स्पिरिचुअल फ्रूट को उन दोनों को दे दिया, जिससे मिस यू और कोंगफई काफी खुश हो गई थी। अब हम अगले एक महीने के बाद देखते हैं जहाँ लू हेंगजी मिस फुकिंग के पास आते हुए उन्हें बताता है हमें इस महीने 50% इनकम का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनने के बाद तो मिस फुकिंग भी काफी खुश हो गई थी, साथ ही अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि सचमुच याओसिन उनकी फैमिली को धोखा दे रहा था, इसीलिए उन्होंने बिना समय गवाए याओसिन की पोजीशन लू हेंगजी को दे दिया। जो बात याओसिन को जल्दी पता चल गई, जिस वजह से उसे लू हेंगजी पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि याओसिन को लग रहा था कि लू हेंगजी की वजह से उसकी पोजीशन छीनी जा चुकी है, पर असल में गलती तो याओसिन की थी, क्योंकि अगर वो उनकी फैमिली को धोखा न देता तो मिस फुकिंग उसकी पोजीशन उससे बिल्कुल भी नहीं छीनती। लेकिन याओसिन अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानता, साथ ही वो अपने मन में कहता है लू हेंगजी और मिस फुकिंग मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, ये मैटर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बस तुम मेरा इंतजार करना क्योंकि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। फिर अगले सीन में मिस कोंगफई को देखते हैं जो लू हेंगजी को एक जगह लाते हुए कहती है आज से तुम इसी जगह पे रहोगे, और इस जगह को मिस फुकिंग ने याओसिन को दिया था। साथ ही इस जगह पे याओसिन के अलावा कोई भी नहीं आ सकता था, यानी कि उसका प्राइवेट कोर्टयार्ड था। लेकिन अब जबकि याओसिन की पोजीशन तुम्हें मिल चुकी है तो ये जगह आज से तुम्हारी हुई। साथ ही तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारे पुराने घर से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड से इंक्रीज कर पाओगे। इसी तरह से कुछ में समझाने के बाद उस जगह से कोंगफई चली गई, जबकि लू हेंगजी एक जगह पे बैठते हुए अपने मन में कहता है मिस कोंगफई ने बिल्कुल सही कहा था, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी सचमुच काफी ज्यादा है। जहाँ मेरे पुराने घर में थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इस जगह पे तो उससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। इसी तरह से कुछ में सोचने के बाद लू हेंगजी को पता चल चुका था कि इस जगह पे एक फॉर्मेशन लगी हुई है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से ये सभी स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पे आ रही है, जिन एनर्जी को कंज्यूम करके मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। साथ ही जैसे मैं पावरफुल होता हूँ तो मैं किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करके उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस कर पाऊंगा, यानी कि अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाऊंगा। पर उससे पहले मुझे डेनियल के पास जाना होगा, क्योंकि मुझे डेनियल ने बताया था कि हाल ही में इस जगह पे एक ऑक्शन हो रहा है जिसके अंदर काफी सारी कीमती चीज आएगी, शायद मुझे उस जगह पे कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ काम का मिल जाए। अब अगले सीन में हम लू हेंगजी को देखते हैं जिसके साथ डेनियल और टू सिस्टर मौजूद थी। तभी बातों के दौरान लू हेंगजी को डेनियल से पता
चला कि स्पिरिचुअल फ्रूट की वैल्यू गिर चुकी है, क्योंकि सभी फैमिली के लोग एल्डर लू नाम के एक व्यक्ति से मिलने गए हैं और साथ ही जो भी लोग एल्डर लू से मिलने गए हैं वो सभी स्पिरिचुअल फ्रूट खरीद के उन्हें देने के लिए गए हैं। वैसे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सभी लोग आखिर एल्डर लू से मिलने के लिए क्यों गए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये एल्डर लू काफी पावरफुल होगा या फिर किसी सेक्ट का काफी पावरफुल एल्डर होगा, इसीलिए शायद सभी लोग एल्डर लू से काफी अच्छा कनेक्शन बनाने गए होंगे और ऐसा मुझे लगता है। सिंसेप टुकरम वापस से लू हेंगजी को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हुए कहता है जरूर एल्डर लू के पास काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट हो चुके होंगे, इसीलिए उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए सस्ते रेट में स्पिरिचुअल फ्रूट को बेचना शुरू कर दिया होगा, जिस वजह से स्पिरिचुअल फ्रूट की प्राइस काफी कम हो चुकी है। जबकि उसके बाजू में खड़े डेनियल को लू हेंगजी को कोई भी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसीलिए लू हेंगजी डेनियल से कहता है मेरी बातें बिल्कुल जीनियस लोगों को समझ में आती है, इसलिए तुम मेरी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो जैसे कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। ये कहने के साथ ही लू हेंगजी डेनियल से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी भी फैमिली है उन सभी से उनके स्पिरिचुअल फ्रूट को खरीद लो, जिस पर डेनियल भी तैयार हो गया। अब अगले सीन में हम लू हेंगजी को देखते हैं जो एल्डर लू के मैनेजर से कुछ डील करने के लिए आया था और कुछ ही समय के अंदर लू हेंगजी ने डील करके सभी स्पिरिचुअल फ्रूट को खरीद लिया। साथ ही लू हेंगजी ने इस सिटी में जितने भी स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद थे उन सभी को खरीद लिया था, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं मिल रहा था, जिस बात से तो काफी सारे लोग काफी परेशान हो चुके थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद लू हेंगजी ने अपने शॉप को ओपन किया जिसके अंदर लू हेंगजी ने केवल 20 स्पिरिचुअल फ्रूट रखे थे ताकि लू हेंगजी इन स्पिरिचुअल फ्रूट को हाई दामों पर बेच सके। और जैसा लू हेंगजी ने सोच रखा था सब कुछ उसी तरह से होता, क्योंकि इस पूरी सिटी की स्पिरिचुअल फ्रूट को लू हेंगजी ने खरीद लिया था, जिस वजह से सभी लोग को स्पिरिचुअल फ्रूट लू हेंगजी के पास से खरीदना पड़ रहा था। साथ ही लू हेंगजी सभी से कहता है कि मेरे पास केवल 20 स्पिरिचुअल फ्रूट बचे हुए हैं, इसीलिए जिस भी व्यक्ति को स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए वो जल्दी से आकर ले सकता है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हाई प्राइस पे स्पिरिचुअल फ्रूट को खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर उन्होंने जल्दी से स्पिरिचुअल फ्रूट को नहीं खरीदा तो उनका स्पिरिचुअल फ्रूट कोई और ले लेगा। और इसी तरह से जल्दी वो 20 स्पिरिचुअल फ्रूट खत्म हो गए। जैसे ही वो सभी स्पिरिचुअल फ्रूट बिक गए उसी समय लू हेंगजी ने अपने नए स्पिरिचुअल फ्रूट को निकाल लिया और इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हुए लू हेंगजी ने अपने काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को बेच दिया था, जिससे उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। और कुछ समय बातें करने के साथ ही लू हेंगजी अपने 2 सिस्टर के साथ जू मैंशन की तरफ रवाना हो गया, जबकि एक जगह पे हम मिस फुकिंग और उसके फादर को देखते हैं जो लू हेंगजी को ही देख रहे थे। साथ ही मिस फुकिंग के फादर लू हेंगजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, इसीलिए वो लू हेंगजी की तारीफ करने लगे। जबकि मिस फुकिंग खुश होते हुए अपने फादर से कहते हैं इस लड़के ने कुछ समय के अंदर हमारी जू फैमिली को काफी प्रॉफिट बना कर दिया है और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर हमारे पास काफी सारे रिसोर्स आ जाएंगे। ये सुनने के बाद मिस फुकिंग के फादर कहते हैं लेकिन रिसोर्स होना काफी नहीं है, क्योंकि हाल ही में मुझे मालूम हुआ है हमारी दुश्मन हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी सारे प्लान बना चुके हैं, इसीलिए हमें और भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। दूसरी तरफ मिस फुकिंग अपनी फादर की बातों को सुनने के साथ ही एग्री करती है। अब अगले सीन में हम लू हेंगजी को देखते हैं जो मिस फुकिंग के पास आ चुका था, जहाँ आने के साथ ही लू हेंगजी ने मिस फुकिंग को बताया कि उनका प्रॉफिट कई गुना तेज हो चुका है, जो सुनकर तो मिस फुकिंग कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गई थी, लेकिन साथ ही उसे अभी अच्छा लग रहा था कि उसने लू हेंगजी पर भरोसा करके बिल्कुल ठीक किया। तभी मिस फुकिंग लू हेंगजी से कहती है मैंने तुम्हें 500 साल पुराना पेड़ दिया था, उसका क्या हाल है। ये सुनकर लू हेंगजी मिस फुकिंग को बताता है वो पेड़ काफी अजीब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आकर उस पेड़ को एक बार देख लें, जिस चीज के लिए मिस फुकिंग भी मान गई। फिर अगले सीन में हम लू हेंगजी को देखते हैं जो मिस फुकिंग को उस पेड़ के पास लेकर आ गया था, जिसके बाद लू हेंगजी उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस पेड़ के साथ काफी अजीब है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हो तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये पेड़ सबसे अलग है क्योंकि इसके अंदर जब भी मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता हूँ तो वो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे की तरफ गिरती है। ये सुनने के बाद तो मिस फुकिंग को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए मिस फुकिंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पेड़ के अंदर डाला, पर जैसे लू हेंगजी ने बताया था सेम उसी तरह से वो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे की तरफ गिर जाती है। ये देखने के बाद मिस फुकिंग लू हेंगजी को बताती है कि ये कोई स्पिरिचुअल फ्रूट का पेड़ नहीं है बल्कि और एक किसी चीज का पेड़ है। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो लू हेंगजी परेशान हो गया, क्योंकि वो बिना स्पिरिचुअल फ्रूट के अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता था, जो चीजें मिस फुकिंग को भी समझ में आ गई। इसलिए वो लू हेंगजी से कहते तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें काफी प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया पेड़ मंगवा दूंगी। इसी तरह से कुछ में बात करने के बाद मिस फुकिंग लू हेंगजी को अपने साथ दूसरी जगह पर लेके आ चुकी थी, जहाँ आने के बाद मिस फुकिंग लू हेंगजी को बताती है तुमने पहले स्पेल को मास्टर कर लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी स्पेल दूंगी। ये कहने के साथ ही मिस फुकिंग काफी सारे टेक्निक लू हेंगजी को दिखाते हुए कहते हैं तुम इन सभी स्पेल में से कोई भी स्पेल सीख सकते हो और ये सभी स्पेल्स काफी पावरफुल है, जिस वजह से अगर तुम इसे मार्केट में बेचते हो तो तुम्हें इससे काफी प्रॉफिट मिलेगा। पर ये टेक्निक हमारी जो फैमिली के काफी सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से इन टेक्निक को लीक नहीं होने देना है। जो सुनने के साथ ही लू हेंगजी इसके लिए तैयार हो गया। साथ ही उससे काफी खुशी हो रही थी कि मिस फुकिंग उस पर काफी ज्यादा भरोसा करती है। तभी तो मिस फुकिंग ने काफी पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक उसे दे दिया। दूसरी तरफ मिस फुकिंग लू हेंगजी से कहती है तुम इन टेक्निक को सीख लो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए ले जाऊंगी। ये सुनने के बाद तो लू हेंगजी इसके लिए एग्री कर
गया। फिर अगले सीन में हम लू हेंगजी को देखते हैं जिसने 2 अटैकिंग स्पेल को ले लिया था, साथ ही 2 टेक्निक डिफेंस के लिए ले लिया था। उन चारों टेक्निक को सेलेक्ट करने के बाद लू हेंगजी अपने मन में कहता है अब मैं इन टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता हूँ। इसी कहने के साथ ही वो प्रैक्टिस में लग गया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।